Hello students, welcome back to my YouTube channel Hope the Rising Wave. Today we will be discussing about some important acts. Last time we discussed about Regulating Act of 1773, which was the first charter act that was passed by the British government in order to control the affairs of British East India Company, or the commercial affairs as well as the political affairs, and whatever was the company doing in entire Indian subcontinent, and where they were getting their stronghold. And at that point of time, British government passed some act to control and to regulate the affairs of the East India Company. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है इस एक्ट में, क्या क्या लिमिटेशन थी और किस तरीके से इस एक्ट को अमेंड किया, और आगे प्रोसीड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स. तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो अगर हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि हमारे पास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ड्यूअल कंट्रोल में डाला गया. ड्यूअल कंट्रोल हम कह सकते हैं, या ड्यूअल चेक की अगर हम बात करेंगे, ड्यूअल चेक के अंडर रखा गया. सबसे पहला कंट्रोल यह है कि कंपनी जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसमें इंक्लूड हो जाएगा गवर्नर जनरल भी. मींस गवर्नर जनरल जो बनाया गया इस एक्ट के अंडर, इस एक्ट के अंडर जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई, उसके कंट्रोल में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई. एक दूसरा, हमारे पास 1774 इसी एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में, मॉडर्न कोलकाता. ठीक है, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डाला गया. मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब दो कंट्रोल्स के अंडर है. हमने देखा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर भी है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी है. ठीक है, अब अगर हम गवर्नर जनरल इन काउंसिल को देखेंगे, इसको भी किसने अपॉइंट किया, इसको भी किसने बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. किसने बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किसने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया वाया दिस एक्ट, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भी अपॉइंट किया वाया दिस एक्ट. किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अंडर हमने ये देखा कि ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, इसकी पावर को इंक्रीज किया गया, इसकी पावर को इंक्रीज किया. और किस तरीके से पावर को सेंट्रलाइज किया गया, किस तरीके से पावर को सेंट्रलाइज किया गया. और यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि हमने देखा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर रही है यहां से. तो यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, या ब्रिटिश रूल जिसे हम कहते हैं, यहां से स्टार्ट होता है. तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर अब काम करेगी. मींस कि ये जो है इसके अंडर हमारे पास एक और बॉडी होगी, जिसने हमने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी होगी. वो आंसरेबल होगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है डायरेक्टली आंसरेबल किसके होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के. तो यहां से ये आइडिया हमारे पास आ रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या बॉडी के अंडर काम करेगी. एग्जीक्यूटिव. अब आप यहां पर ये कहेंगे कि आपने लास्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर ये कहा कि हमारे पास गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो तो लॉ भी बनाएगी, वो तो एक लेजिस्लेचर की तरह भी बिहेव करेगी. फिर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी ही सिर्फ क्यों है, प्राइमरली ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है. मीन जनरली हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या है, ये कौन सी बॉडी है, कौन सा ऑर्गन है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है. हाँ, इसका दूसरा काम भी है कि ये लॉज भी प्रिपेयर करती है. ये काउंसिल जो है ये लॉज भी प्रिपेयर करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, किस तरीके से आपने एक्सपेंसेस करने हैं, किस तरीके से आपको प्रॉफिट शेयर करना है, किस तरीके से आपको मिलिट्री एस्टैब्लिश करनी है, किस तरीके से आपको मिलिट्री को एडवांस करना है. वो सब कौन करेगा, वो कौन सब देखेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल. मींस ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्राइमरली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन साथ साथ में इसका एक और फंक्शन है, वो ये है कि ये लॉ भी बनाती है, जिनको उस टाइम पे रेगुलेशंस कहते थे. क्या कहते थे, रेगुलेशंस. और दूसरा है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट. मींस कि सुप्रीम कोर्ट हमें पता है इसका भी कुछ जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है कि नहीं. तो ये हमारे पास दूसरी बॉडी आ जाती है, जुडिशरी. इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल का भी जुरिस्डिक्शन है कि कहां तक इसने कंपनी और कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं उनके एक्शंस पे काबू रखना है. इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंपनी के अफेयर्स में भी दखलंदाजी करेगा. अगर उसको लगेगा ये गलत है तो वो वहां पर एक्शन लेगा, ठीक है कि नहीं. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल रख रहा है, और हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी मींस गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल रख रहा है. तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे वो है अंडर ड्यूअल कंट्रोल of executive and judiciary ऑर्गन्स, दोनों के अंडर है.
अब जब किसी बॉडी पे ड्यूअल कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली उसे काम करने में दिक्कत आ जाएगी, उसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपनी को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा लॉस किया है, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट किया है। अब हमें इससे क्या पता चला, तो यहां से हमें यह पता चला कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने कंपनी को दो कंट्रोल के अंडर डाला है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को 17 इस लिमिट, ये एक लिमिटेशन है इसकी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कंपनी को दो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंडर डालती है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल आ जाते हैं कंपनी के सर्वेंट्स और कंपनी के अफेयर्स में, ठीक है। एंटायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दो डिफरेंट ऑर्गन्स के कंट्रोल में आ जाती है, दो डिफरेंट ऑर्गन्स के चेक्स में आ जाती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। अब क्या किया जाता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड किया जाता है, क्या किया जाता है, और नया एक्ट वजूद में आ जाता है जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, ठीक है। अब इस 1781 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दूसरा है हमारे पास गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारे पास क्या है, ये जुडिशरी है, सॉरी जुडिशरी है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल हमारे पास क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जुरिस्डिक्शन होगी और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की भी जुरिस्डिक्शन होगी। अब क्या किया गया कि जो हमारे पास गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, ये जो हमारे पास कोई भी एक्शन लेगा, ठीक है, क्योंकि एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, कोई भी एक्शन लेगा रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके जितने भी हमारे पास सर्वेंट्स हैं, मींस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स एक्सेट्रा। अब जो भी ये एक्शन लेगा रिगार्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के जो भी अफेयर है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। सिंपल हम ये कहेंगे कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया, क्या किया, एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अफेयर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स हैं उनके एक्शंस पे सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ नहीं करेगा। मीन सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया गया या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में एक्सक्लूड किया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के एक्शंस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के अफेयर्स जो है या कंपनी के सर्वेंट जो है कोई भी एक्शन लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा कि ये गलत है, तो इस पे डिसीजन हम क्या, या कोई लॉ बनाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, कोई रेगुलेशन बनाएगा तो उस पे सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी बात नहीं करेगी। यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि यहां पर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं जो जुडिशरी पावर्स हैं, जुडिशरी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक वाल क्रिएट किया जाता है। मींस कि हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशरी की पावर्स है, जुडिशरी का जुरिस्डिक्शन है और एग्जीक्यूटिव का जुरिस्डिक्शन है, इसका लिमिट जो है, ठीक है कि नहीं, किस हद तक ये एक्शंस ले सकता है, किस हद तक ये अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है, किस हद तक इसके फंक्शंस हो सकते हैं, उनको लिमिट किया जा रहा है, उनको सेपरेट किया जा रहा है। जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव में दखलंदाजी नहीं करेगी, जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी में दखलंदाजी नहीं करेगी। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें आइडिया आ जाता है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का यहां से आइडिया मिलता है। क्या मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करेंगे, इसमें पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इट इज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है कि हमारे पास जो गवर्नेंस में या गवर्नमेंट में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नेंस के लिए, जो हमारे पास लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, इनको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, इनकी पावर्स को सेपरेट करना जरूरी है, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद ये बताता है कि चेक्स और बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइडिया हमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का कहां से आता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट को जब अमेंड किया गया था, उसमें जो चेंजेस लाई गई थी, वहां से हमें एक आइडिया मिलता है कि जो हमारे पास पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की, उनको हमें सेपरेट करना ही पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे तरीके से चलेगा, ये सिस्टम जो है अच्छे तरीके से चलेगा। तो यहां से हमें आइडिया मिलता है। अच्छा, अगर हम इसको रिलेट करेंगे, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, जो फाइनली एनएक्ट हुआ है 1950 में, वहां पर कोई ऐसा आइडिया है क्या, ये डॉक्ट्रिन जो है स्टिल एग्जिस्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये है या नहीं? मैं कहूंगा हाँ ये है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अगर आप आर्टिकल 50 पढ़ेंगे,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा कि आइडिया कि हमारे पास जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर को सेपरेट करना जरूरी है। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर फ्रॉम अ जुडिशरी। क्या यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट सेपरेशन है जो मॉन्टेस्क्यू प्रोपाउंड किया गया है, मॉन्टेस्क्यू ने प्रोपाउंड किया अपनी थ्योरी में? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर चेक्स है, जुडिशरी पे भी चेक है और एग्जीक्यूटिव, मींस कि हमारे पास चेक्स और बैलेंस की जरूरत है। हम क्लियर कट सेपरेशन में बिलीव नहीं करते हैं, बट ये हमारे पास बेस बन जाता है आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से हमें आइडिया मिलता है कि हमारे पास किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, कौन कौन सा आइडिया जो है वो क्रिएट किया गया है, या कौन कौन सा आइडिया जो है हमने क्या कहते हैं इसको इन्फर किया है जो पहले हिस्ट्री में हुआ है, जो पहले ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हुआ है। तो वहां से हमने कुछ आइडियाज लिए हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो इस एक्ट का जो अमेंड किया गया 1773 में, इसका मेन इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के फंक्शन जो है इसको सेपरेट किया गया। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इस एक्ट में ये है कि सबसे पहले ये है कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी इस अमेंडिंग एक्ट ने डिफाइन किया। वो ये है कि जितने भी हमारे पास इनहैबिटेंट्स या रेजिडेंट्स की हम बात करेंगे जो भी कैलकाटा के अंडर रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी इनहैबिटेंट्स, जितने भी रेजिडेंट्स कैलकाटा विद इन द बंगाल्स की अगर हम बात करेंगे रह रहे हैं, उनके रिलेटेड कोई भी इशू होगा, कोई भी केस होगा, ठीक है कि नहीं, उतना जितने भी हमारे पास इनहैबिटेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी के अफेयर्स वो जो है वो कौन संभालेगा, उसको वो किसके कंट्रोल में आ जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जितने भी हमारे पास इनहैबिटेंट्स विद इन कैलकाटा आ जाते हैं, उनके रिलेटेड कोई भी केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट मींस जुडिशरी जो है वो उन केस को संभालेगी। ठीक है, दूसरा मसला ये है कि जो भी यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हिंदू के अंडर जो हमारे पास हैं हर एक वो सेक्शन आ जाता है जो हिंदू मैरिज एक्ट शायद डिफाइन करता है, उसमें कौन कौन से आते हैं, और जितने भी हमारे पास मुस्लिम्स आ जाते हैं इनके जो भी पर्सनल लॉज हैं वो कौन डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट। मींस कि सुप्रीम कोर्ट हिंदूज को ट्राई करेगा, मींस हिंदूज के जो भी केस होंगे वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग उनका जो भी मसला होगा, ठीक है कि नहीं, हिंदूज जो भी हैं वो ट्राइड होंगे इन अकॉर्डेंस विद हिंदूज लॉ, और जो हमारे पास मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स को ट्राइड दिया जाएगा, ठीक नहीं, मुस्लिम्स विल बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद मोहम्मदन लॉ या इस्लामिक लॉ। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट का, सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी इस एक्ट ने डिफाइन किया। उसके बाद जो भी हमारे पास लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे हम अब आज प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, जितने भी हमारे पास लोअर कोर्ट्स होंगे जैसे प्रोविंशियल कोर्ट होंगे एक्सेट्रा, जितने भी वहां से अपील्स मींस कोई भी केस आ जाता है वो प्रेजेंट नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो प्रेजेंट्स करने हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सामने। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो 1773 एक्ट में लाई गई। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब अगर हम यहां से देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश होती है। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम आएंगे 1773 में, जहां से हमने डिस्कस किया, तो अबाउट मोर देन हाफ सेंचुरी हो जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपनी एम्पायर बिल्ड करती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, एक एम्पायर बिल्ड करती है इस एंटायर टाइम में। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 तक इनके पास ट्रेड जो है वो भी इंक्रीज हुआ, मींस कमर्शियल पावर भी बहुत ज्यादा है, मिलिट्री पावर भी इंक्रीज करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इनका होता है, तो मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है ये क्रिएट करते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, देखो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट बैक करती थी क्वीन एलिजाबेथ, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट अब आती है ये सब कुछ संभालने के बाद। देखो मतलब यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया, क्या बनाया, एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया। अब इन्होंने इस पैलेस के अंदर रहना था अपनी मर्जी से, लेकिन अब क्या आ गया, दूसरा कोई बंदा एक्स आ गया, ठीक है, ये कह रहा है नहीं अब आपको हमारे हिसाब से रहना है, और ये पैलेस जो है ये भी हमारा ही है, ठीक है, और कह रहे हैं, और ये एक्स बंदा इनको कह रहा है कि जो भी करना है हमारे अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, वही यहां पर हो रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपायर क्रिएट कर रही है, सब कुछ उनके हाथ में है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, वो कहती है हमारे हिसाब से चलो, और जितना भी आपके पास है वो अब हमारा है। तो यहां पर एक टर्म आ जाती है ब्रिटिश पोजेशन, ब्रिटिश पोजेशंस।
ये ब्रिटिश पोजीशन जो है हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई थी, ये पहली बार ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। और ये वर्ड कौन इस्तेमाल कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं विद इन इंडियन सब कंटिनेंट, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। मतलब जितना भी आपने बनाया, जितना भी साम्राज्य क्रिएट किया, अब आपने बैठना तो है इसके अंडर। कौन बैठेगा, कहां पर बैठेगा? हमारे अकॉर्डिंग बैठेगा। और ये एंटायर पैलेस जो है, एंटायर एम्पायर जो हमारी है, जितनी भी आपने बनाई है, चाहे ट्रेड है, मिलिट्री पावर है, पॉलिटिकल पावर है, हमारा है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, आप कहेंगे सिग्निफिकेंस हमारे हिसाब से ही है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंडीशन के हिसाब से बनता है कि अगर प्रिवेलिंग कंडीशन ये थी तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक्ट बना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लॉ बना। क्या वो कंडीशन अभी एग्जिस्ट है? तो हमने भी उसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है कि नहीं? इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये वर्ड जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं, जितनी भी उसके कंट्रोल के अंडर है, वो अब हमारा है। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कह रही है कि ये सब इनका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो अब मसला यहां पर यह है कि इतना क्रिएट करने के बाद अगर कोई ऐसा कहेगा तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा मानेगी? देखो, एक्ट तो पास हुआ, एक्ट तो पास हुआ, अमेंडमेंट भी हुआ, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कॉपरेट किया? मैं कह रहा हूं इसने कॉपरेट नहीं किया। हर एक जो चेंजेस लाई गई उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कॉपरेट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने तो इतना बड़ा पैलेस, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है, वो कह रही है कि सब कुछ हमारा है और हमारे अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इस टाइम पे इस टाइम पे हमारे पास वहां पर प्राइम मिनिस्टर 1784 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर होता है विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर होता है कहां का? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जो है, जब कंपनी अपने अकॉर्डिंग चल रही है, जो एक्ट पहले पास हुआ था फर्स्ट चार्टर एक्ट, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट लाया गया था, तो कंपनी जब उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट लाता है जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसी पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कहा जाता है कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं, ठीक है कि नहीं, अब वो किसकी है? वो है ब्रिटिश पोजेशंस। क्या है? ब्रिटिश पोजेशंस। मींस जितना भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर बनाया है वो किनका है? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, वो डायरेक्ट ब्रिटेन का है, अब वो कंपनी का नहीं है। और दूसरा क्या काम किया कि हमारे पास ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करने के लिए, क्या करने के लिए? गवर्न करने के लिए हमारे पास एक बॉडी थी जिसको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी अफेयर होता था, रेवेन्यू के रिलेटेड, एक्सपेंसेस के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड, उसको कौन नजर में रखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और वो फिर डायरेक्टली किसको कहता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मसला ये है कि जो गवर्निंग बॉडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन एक और बॉडी क्रिएट की गई, जिसको कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसने क्रिएट किया? क्रिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जब ये बॉडी क्रिएट की गई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर्स थी या फंक्शन थी, ठीक है कि नहीं, जितनी भी पावर्स या फंक्शन इसके थे उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा था कमर्शियल पावर्स। क्या था? कमर्शियल पावर्स या कमर्शियल फंक्शन। दूसरा था हमारे पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फंक्शंस। तो दो हिस्से किए गए इन एंटायर फंक्शंस को। जो कमर्शियल फंक्शंस थे उनको कौन डील करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन को क्या करेंगे? डील करेंगे, जितने भी कमर्शियल फंक्शंस हैं। उसके बाद पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मिलिट्री हो, ये सब कौन डील करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो दूसरी बॉडी बनाई गई थी, दैट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब अगर यहां से गौर से देखेंगे, अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की हम बात करेंगे, ये तो फिर भी क्लोज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन जो नई बॉडी बनाई गई वो तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट है। कैसे? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई और डायरेक्ट क्रिएट की, और इसके अंडर सब पावर आ जाते हैं जो मेजर पावर है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एंटायरली कौन अब कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कोई चारा नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये था पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंडर क्या क्या चेंजेस लाई गई। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784।
देखो पिट इंडिया एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमें ये पता चलता है कि जितना भी हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1830। 1793 हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या चेंजेस लाई गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो हम 1830 से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।